यूपी पुलिस एसएससी वाले और एसएससी वालों का इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है? पहला प्रश्न कहता है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग निर्मित किया गया था उसका नाम बताना है। तो सी ऑप्शन उसका सही जवाब है फोर्ट विलियम। तो देखते हैं इसके बारे में। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1699 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। बंगाल में सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तान कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट था। जो किलेबंदियाँ होती थी इन्हीं किलेबंदी का। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है ना, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जो कि प्रीवियस ईयर कई वर्षों से लगातार आ रही वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप एसएससी या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और यहीं से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास देखते हैं। दो नंबर का सवाल। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको क्या बताना है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब करी गई थी? तो इसका सही जवाब है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज कहाँ स्थापित किया था? बम्बई के अंदर। क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से बम्बई इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सन 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में क्या है? सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। 2 नंबर पे वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। नंबर 3 मूर्ति पूजा का विरोध। नंबर 4 अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध। नंबर 5 कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन। नंबर 6 निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास। नंबर 7 स्त्री शिक्षा में विश्वास। नंबर 8 विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। और नंबर 9 बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध। और नंबर 10 हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। तो आशा ये क्वेश्चन आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन की स्क्रीन पे ये रहा। देखते हैं प्रश्न और इसका सही जवाब क्या कहता है। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी की रात को किसने कहे थे? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त और सन 1947 ईस्वी को रात को गए थे। क्या कहा था? वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वादा पूरा करने का समय आ गया। तो उसी रात को हमारा देश बोले तो इंडिया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था। यानी हालांकि 14 अगस्त की रात 12 बजे का टाइम था तो 15 अगस्त ही नाम उसे दे दिया। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त और सन 1947 ईस्वी की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिन भाषण का एक अंश है, एक भाग है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो जो 4 क्रांतिकारी दे रखे थे इनमें से वो क्रांतिकारी कौन सा है जिसको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो राजगुरु थे। राजगुरु गोपालाचार्य थे। इनकी अभी मूछे तक नहीं निकली थी, इनको फांसी की सज़ा अंग्रेजों ने सुना दी थी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जब चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, गोली मार के खुद शहीद हो गए थे।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल पांडे ने, अगला प्रश्न कहता है मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी? जब मंगल पांडे ने क्या किया था, 1857 ईस्वी में विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी, वो स्थान बताना है। वो स्थान है बैरकपुर। बैरकपुर रेजिमेंट्री के ये क्या थे, सिपाही थे। तो देखते हैं इसके बारे में। 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंटी बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। आह्वान का मतलब बुलाया, उनको आमंत्रित किया। मंगल पांडे ने एक एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपर्युक्त नेताओं के वीरगति प्राप्ति की अवधि इस प्रकार है। झांसी की रानी जून 1858 ईस्वी को, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 ईस्वी, तात्या टोपे अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी की सजा मिली थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? तो ऊर्ध्वपातज नहीं है। ऊर्ध्वपातज क्या होता है? जो ठोस अवस्था से, ऊर्ध्वपातज किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बन जाता है, वो ऊर्ध्वपातज कहलाता है। वो है कौन? कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। लेकिन जो फिटकरी है ना, वो सीधे गैसीय अवस्था में नहीं जाने के कारण इसे ऊर्ध्वपातज नहीं कहा जाता है। वे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातजन कहलाती है। कपूर, नेफ्थलीन तथा अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज हैं, जबकि फिटकरी ऊर्ध्वपातज नहीं है। तो आशा ये क्वेश्चन आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आ जाते हैं। पेट्रोल के विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ यूज की जाती है? तो इसका ये ऑप्शन सही जवाब है, ट्रेटा एथिल सीसा। क्या? ट्रेटा एथिल सीसा इसमें मिलाया जाता है। इसमें पेट्रोल के अंदर पेट्रोल के विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेटा एथिल सीसा पीवी का उपयोग करते हैं। गैसोलीन में इसकी मात्रा लगभग 0.01% होती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आ जाते हैं। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड किसके ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम होता है ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वर्ष 1952 ईस्वी में बनाया था। संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा फ्री होती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? ठीक है, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट न बने तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन दो चीज़ों के मिलने से कोई नई चीज़ बन जाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, चलिए देखते हैं। पदार्थों में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे जल का वाष्प, जल जो होता है ना वाष्प में बन के उड़ जाता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है ये परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाता है क्योंकि नया पदार्थ बना जो कि लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है? तो एलोपैथी। कौन सी? एलोपैथी का राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है तो एलोपैथी कहलाती है। औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक को शामिल किया जाता है एलोपैथी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ प्रत्येक छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो देखते हैं प्रतिकारक किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं या किसी जहर से बचाव के लिए भी किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर और क्या कहता है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिशिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डार्विन ने गैलेपागोस द्वीप समूह के बीच जंतुओं का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने एक प्रकार का चिड़िया डार्विन फिशिंग की मिलती जुलती किस्में देखी। डार्विन की फिशिंग एक भौगोलिक विसरण का प्रमाण है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है इसका, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। क्या? ल्यूकेमिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्यतः एक रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं में WBC की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है, उसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? मस्तिष्क के आधार में, मस्तिष्क के बीचों बीच में, यानी माइंड के बीचों बीच में होती है पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का हम लोग बोले तो बी ऑप्शन सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि अग्रिम मस्तिष्क के पश्चवाकी अधर स्थित यानी हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार में खोखले प्रवर्त यानी इंफंडिबुलम से कपाल की स्फिनॉइड स्थिति के हाइपोफाइशियल गर्त में सुरक्षित लटकी और गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोसाइलिसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। यह मटर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो ह्यूमन माइंड कितने भागों में विभाजित होता है? तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 3 भागों में, यानी 3 पार्ट्स में। सबसे आगे आता है अग्र मस्तिष्क, बीच में मध्य मस्तिष्क और पीछे पश्चिम मस्तिष्क, यानी 3 भागों में ह्यूमन माइंड डिवाइड होता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। क्या है? एसिटेबुलेरिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ईथोलॉजी। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसका नाम जिसमें पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो ईथोलॉजी कहलाती है। तो देखते हैं ईथोलॉजी के बारे में। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं वह ईथोलॉजी कहलाती है। या परिस्थितिकी मनोवैज्ञानिक एवं शरीर संरचना विज्ञान से संबंधित होती है। और जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? यानी जेनेटिक्स शब्द जो होता है ना उसका निर्माण किसने किया था? तो सी ऑप्शन कहता है बेटसन ने किया था। ठीक है, बेटसन इसका सही जवाब है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकता का पिता इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू बेटसन ने वर्ष 1985 में सर्वप्रथम जेनोटॉक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो बताना है गुर्दे की निस्पंदन इकाई के बारे में कौन सी होती है, कौन सी नहीं। तो नेफ्रॉन इसका सही जवाब है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। हर गुर्दे में लगभग 10 लाख वृक्क होते हैं, जिनमें से हर वृक्क मूत्र बनाने वाली एक स्वतंत्र इकाई होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु रक्त का प्रारंभ निस्पंदन पूर्ण करके निस्पंदन से उन पदार्थों का दोबारा अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते तथा व्यर्थ पदार्थ मुक्त के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मांग लोच। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है।
देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है यहाँ पे क्या होता है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर कुल आय कुल लागत के बराबर होते हैं, उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। संतुलन स्तर बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ कुल आय कुल लागत के बराबर हो। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू अचल लागत मल्टीप्लाई 100 अपॉन अचल लागत प्लस शुद्ध व्यय। इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है संतुलन स्तर बिंदु। क्या कहते हैं, संतुलन स्तर बिंदु। देखते हैं संतुलन स्तर बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र क्या होता है, क्या नहीं होता, तो होता क्या, ओ एक्स अक्ष पर क्षैतिज। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसी फर्म का मांग वक्र यानी डिमांड कर्व ओ एक्स पर आचित होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो चलते देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो होता है ना, गरीबी रेखा से गरीब लोगों का उत्थान। क्या होता है, गरीब से गरीब लोगों का उत्थान। अंत्योदय कार्यक्रम यानी अंत्योदय प्रोग्राम ही एक पहल गरीब से गरीब यानी पुअरेस्ट ऑफ पुअर लोगों के उत्थान के लिए हुई। इसका कार्यक्रम को सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 1977 ईस्वी में लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसे क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं। जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, मतलब अपना बनाओ अपने पास रखो, अपना खाओ अपना काम, जिसे कहते हैं हिंदी में कहावत आती है, अपनी ढकुली अपना राग। वैसे ही बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जो अन्य देश के साथ कोई व्यापार नहीं करते। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। ऐसी अर्थव्यवस्था में ना कोई आयात होता है ना निर्यात, ना तो कोई चीज़ बेची जाती है ना कोई चीज़ खरीदी जाती है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है तो क्या होगा, एक्स और वाई प्रतिस्थानी है। क्या, एक्स और वाई, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग कम हो जाती है तो एक्स और वाई प्रतिस्थानी है और यह वस्तुपूरक वस्तुओं के विपरीत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता। तो किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान इसे शामिल नहीं किए जाते। विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को निजी आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि शेष सभी विकल्प निजी आय में शामिल होते। कौन, निवल घरेलू उत्पाद से उत्पाद, विदेशों से निवल अपादान आय, सरकार के वर्तमान अंतरण, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान ये नहीं होता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है। तो प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है, उद्यम क्षेत्र में। हाँ, उद्यम क्षेत्र में। तो प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस उद्यम क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उद्यम क्षेत्र में। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। तो आ जाते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। तो आज की क्लास आपको बेहद ही पसंद आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि आप यूपी SSC पेट PET या SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको इस क्लास में स्वागत है। अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो इसको भी ज़रूर देखिए। आपकी जो भी आपका स्कोर है ना बहुत हाई होने वाला है इन क्लासों को लेके। ये PY की क्वेश्चन है और हम बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चन को लाते हैं, तो इसलिए आपको बनता है कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।